बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बी एस्टेट की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और क्यों ये परीक्षा पास करना आपके लिए जरूरी है, कितने लेवल की परीक्षा होती है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसको पास करने से क्या बेनिफिट है, इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होगी, इत्यादि सभी जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। आपकी बिल्कुल तैयारी भी यहां पर निःशुल्क कराई जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि यह शिक्षक पात्रता क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यूपी टेट पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए कोई अलग से टेट जैसी परीक्षा नहीं होती है। बिहार में क्या है, बिहार में बिहार टेट की परीक्षा नहीं होती है। जैसे यूपी टेट पेपर 1, यूपी टेट पेपर 2 हो गया, उसी तरीके से बिहार में बहुत पहले बिहार टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होता था, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि जब सीटेट की परीक्षा होती है तो हमें बिहार टेट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो एस्टेट का एग्जाम है ये कक्षा 9-10 के लिए है और 11-12 के लिए। ठीक है, इसमें 2 लेवल हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, यानी पेपर 1 में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा आपका टीजीटी के लिए। जिस तरीके से अपने वहां यूपी में आप बात करते हैं तो टीजीटी का फॉर्म आता है और पीजीटी का आता है, उसी तरीके से यहां पर उस परीक्षा में बैठने के लिए, यानी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में बैठने के लिए एक पहले क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम आपको देना होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप कक्षा 9 से 10 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 1 आपको आवेदन करना होगा, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11-12 के अध्यापक के लिए पात्र होंगे। आइए बात करते हैं यहां पर कि क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है और कौन कौन लोग पात्र हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको चीजें समझनी होंगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी और आने वाले समय में 9, 10, 11, 12 की कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। उसमें आप तभी पात्र होंगे जब आपने एस्टेट की परीक्षा को क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक इतना आगे ये कहा जा रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 आयोजित किया जाना है, जिसका विवरण दिया है। देखिए, आप भारत के किसी भी राज्य से हो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, बस जो अर्हताएं हैं वो आप फुलफिल करते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बता दें परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा किन किन सब्जेक्ट से आप परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, यहां पर हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, और थोड़ा सा आप उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो संगीत विषय, ललित कला, नृत्य विषय और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अगले पॉइंट में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी बात कही गई है। ये कोड आपको फॉर्म फिल करते समय आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए विषय कोड दिए गए हैं। इससे आपका कोई विशेष संबंध नहीं है, सिर्फ विषय को इंडिकेट करने के लिए ये कोड रखे गए हैं। अब यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। जो भी विषय है, विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने शिक्षा में बीएड कर रखा हो। ठीक है, यानी यहां से चीजें स्पष्ट हैं कि डीएलएड वाले इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ठीक है, तो आपने अगर बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। आगे यहाँ पर अथवा में ऑप्शन दिया है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में BA एड, BSc एड
कि 4 वर्ष, अगर 4 वर्ष का आपने उपाधि ले रखी है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा को भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। इसके अलावा अगर आपका कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, संगीत से, ललित कला से है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। देखिए, गणित से कौन कौन से लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन पर गणित के साथ भौतिकी, फिजिक्स भी ले रखा हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर सांख्यिकी विषय, इन दोनों इतने जो विषय दिए गए हैं उनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक गणित जिसमें गणित की विशेषता हो। यानी गणित जरूरी है और गणित के साथ ये जो विषय दिए गए हैं इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हो आपने। विज्ञान की अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर पर जंतु प्राणी यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक उसमें विज्ञान की विशेषता हो। ठीक है, इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें समाहित किया जाता है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र या हम कहें राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय आपने उत्तीर्ण किया हो। इनमें से कोई 2 विषय, लेकिन एक अनिवार्यता है कि इतिहास और भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन में आपके पास इतिहास या भूगोल नहीं है, अगर समझिएगा, अगर इतिहास या भूगोल नहीं है तो आप सोशल साइंस से फॉर्म नहीं फिल कर सकते। मान लिया किसी के पास हिंदी है, समाजशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इतिहास या भूगोल एक जरूरी है और उसके अलावा एक इनमें से कोई हो। ठीक है, जैसे आपके पास इतिहास है और अर्थशास्त्र है, तो इतिहास अर्थशास्त्र से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या भूगोल है और इतिहास है तो इससे भी बन जाएगा। ठीक है, भाषा से संबंधित बात कही जा रही है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु तो भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा आनुषंगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है, तो ये भाषा की रहता है। स्पष्टीकरण ये कहा जा रहा है कि अन्य कोई भी विवाद होगा तो एनसीटी का निर्णय सर्वमान्य होगा। आगे हम बात करें पेपर 2 यानी पीजीटी के लिए, उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से विषय दिए गए हैं। विषयों की संख्या और विषय आप यहां पर देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। कृषि में भी यहाँ पर कुछ जिन लोगों का कृषि विषय से है, ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आपने स्नातक कर रखा है तो भी आप पात्र हैं। ठीक है, अब यहां पर भी अगर हम बात करें सब्जेक्ट का, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी पीजी आपने किया है उसमें आपका जंतु विज्ञान है तो आप इसके लिए पात्र हैं। आइए एक बार अर्हता में देख लेते हैं। कहा जा रहा है विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं एनसीटी परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड यानी बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ, इसको भी आप देख लीजिएगा, अथवा में कई सारी चीजें दी गई हैं, यानी बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अन्य चीजों की, क्वालिफाइंग क्या रहेगा और इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, स्पष्टीकरण में वही चीजें लिखी हैं कि एनसीटी, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड है, तो आप इन दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम यानी पेपर का जो पाठ्यक्रम रहेगा उसके बारे में कहा जा रहा है, स्नातक लेवल का पाठ्यक्रम रहेगा। प्रश्न पत्र पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक विषय के रहेंगे जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, 50 अंक रहेंगे यहां पर पेडागोजी से, शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। ठीक है, कुल 150 क्वेश्चन का पेपर ऑनलाइन होगा। भारत के नागरिक अगर हैं आप तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नियमावली का जिक्र किया गया है। आगे कहा जा रहा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2024 में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। और हाँ, पेपर ऑनलाइन होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। एज की यहां पर बात करें तो अनारक्षित अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहां पर 37 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 और यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा 1/8/2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है। उत्तीर्णांक की अगर हम बात करें तो यहां पर सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक जरूरी है, यानी 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। 50% अगर आप मार्क्स लाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वही जो 5% का छूट है उसकी भी बात यहां पर कही जा रही है। प्रमाण पत्र की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उसकी अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम रहेगी। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की कैटेगरी के लोगों के लिए एक पेपर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो मान करके चलिएगा 1000 रुपए, भाई 960 रुपए है। 30-40 रुपए आपका फोटो अपलोड करने में जो स्कैन करने में होता है वो लग जाएगा और 100-200 रुपए साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म भरते हो तो लगेगा ही। दोनों के लिए अगर आप पाते हैं तो 1440 रुपए एक साथ पेमेंट आपको करना होगा। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर डिस्काउंट है 760 रुपए और यहाँ पर 1140 रुपए। देखिए नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। कहा जा रहा है सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में डेट में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि ना हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, उदाहरण से समझिए। किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 150 अंकों की परीक्षा में जो उनका रॉ स्कोर है वो 76 है, लेकिन इत्तेफाक की बात कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद उसका स्कोर 74.90 रह जाता है तो वो फिर पास नहीं होगा। यानी उसका एक्चुअल स्कोर तो था 76, ठीक है, यहां पर आपका लक है, समझ लीजिए आपका एक्चुअल स्कोर 76 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात आपका स्कोर पॉइंट से रुक गया तो आप डिस्क्वालीफाई इसके लिए हो जाएंगे। यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। मतलब अगर आप ज्यादा संख्या में गलत उत्तर करेंगे तो इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। प्रवेश परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की रहेगी। शुल्क जमा करने की तारीख 14 तारीख से 14 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे। कितने बजे से? 4:30 बजे से फॉर्म का जो लिंक है एक्टिवेट हो जाएगा। 2 जनवरी 2024 तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि यहाँ पर बताई जा रही है। ये वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, लिंक खुलेगा जिस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपके पास आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो, ओटीपी वेरिफिकेशन हो सकता है। और इस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को सिलेक्शन तक यानी परीक्षा होने तक, परीक्षा फल प्रकाशित होने तक आपको सुरक्षित रखना होगा। कितने स्टेप में फॉर्म होगा? तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, पंजीकरण करना होगा, फिर फॉर्म भरना होगा, भुगतान करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। कहा जा रहा है प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें, तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। इसके बाद जानकारी आपको देनी होगी, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी आएगा। ओटीपी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है फॉर्म भरेंगे, डिटेल्स को भरेंगे, फिर आप रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 केबी से 100 केबी तक, आयाम 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो जो है वो रिसेंट का हो, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का हो, कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट हो। फोटो खिंचवाने के समय कोई टोपी या कोई कपड़ा चश्मा लगा करके मत खिंचवाइएगा, ठीक है। पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब बताया जा रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर
हाँ सॉरी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मतलब जो भी अभी तक आपने करा है वो सब आप स्कैन करके रखिए। ठीक है, अगर आप कास्ट का मतलब लाभ, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। दिव्यांगता का अगर आप दावा कर रहे हैं तब भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करें, अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो एडिट करके सही करें, वरना सेव कर दें। यूजर आईडी को आप सेव रखेंगे, बाकी सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन ये भी कहा जा रहा है कि खुद ही भरिएगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्रों में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, हस्ताक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं करना है। यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया किसी प्रकार की समस्या के लिए। आगे कहा जा रहा है, इस परीक्षा है तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वनडे एग्जाम स्टडी को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।